तो दोस्तों सभी को मेरा नमस्कार। मैं राजेश चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। तो हमारे सर्कुलर मोशन के 4 पार्ट आ चुके हैं। उसमें हमने एल्फा, थीटा और ओमेगा के बारे में डीपली चर्चा कर ली। ओमेगा किस टाइप से निकालते हैं, ओमेगा का फॉर्मूला क्या होता है, वी परपेंडिकुलर रिलेटिव बाई आर। अगर ऑब्जर्वर नहीं चल रहा हो तो वी परपेंडिकुलर बाई आर, अगर ऑब्जर्वर चल रहा हो तो वी परपेंडिकुलर रिलेटिव बाई आर। तो आज की क्लास में जो हम पढ़ने वाले हैं ना, वो है सर्कुलर मोशन की मेन चीज, मतलब वो जो हमारे मेन मतलब उसकी ये कोर चीज है, मतलब जो सबसे काम की है। तो इसको देखो ध्यान से। उससे पहले है ना कुछ एक चीज नोट में लिख लेना आप। नोट के अंदर नोट लगा लो और नोट में लिख लो। देखो मान लो कोई पार्टिकल है, वो ऐसे इस टाइप से सर्कल पे चल रहा है और सर्कल पे वो घूम रहा है ओमेगा से, और ओमेगा बढ़ रहा है। तो बताओ एल्फा किधर होगा। पार्टिकल सर्कल पर चल रहा है और ओमेगा बढ़ रहा है, तो बताओ एल्फा किधर होगा। एल्फा की डायरेक्शन बतानी है। तो सोच के देख, एल्फा थीटा ओमेगा तीनों की डायरेक्शन कैसे दी जाती है, दाएं हाथ की उंगलियों से। अगर मैं दाएं हाथ की उंगलियों को ऐसे मोड़ूं तो क्या अंगूठा बाहर की तरफ बता रहा है, ये किसकी डायरेक्शन है, ओमेगा की। मतलब ओमेगा किधर है, यहाँ पर ओमेगा है लंबवत बाहर की तरफ। अगर ओमेगा लंबवत बाहर की तरफ है तो एल्फा किधर होना चाहिए। अगर ओमेगा को बढ़ना है ना तो एल्फा लंबवत बाहर की तरफ ही होना चाहिए। याद कर, वही बात है कि त्वरण इधर है, वेग इधर है। अगर त्वरण और वेग एक ही डायरेक्शन में है तो क्या वेग बढ़ेगा। सेम वही वाली कहानी है। अब देख ध्यान से, दूसरा पॉइंट ये लिख लेना कि इस टाइप का सर्कल है, पार्टिकल सर्कल पर चल रहा है और ये ओमेगा है और ओमेगा घट रहा है। तो ओमेगा तो यहाँ किधर होगा, लंबवत बाहर की तरफ, दाएं हाथ की उंगलियों को घुमा। तो एल्फा किधर होना चाहिए ओमेगा के घटने के लिए, एल्फा होना चाहिए लंबवत अंदर की तरफ। क्या ये जो बताया अच्छे से समझ में आया। तो एल्फा अंदर की तरफ होगा ना तो ओमेगा लगातार घटेगा इसके अंदर और घटते घटते जीरो हो जाएगा। ये दोनों चीजें आपको अपने ध्यान में रखनी है। तो एल्फा के बारे में हमने अच्छे से चर्चा कर ली, ओमेगा के बारे में कर ली और मैं थीटा के बारे में कर ली। अब आगे कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। एक इसके अंदर नोट में इसको पहला पॉइंट नाम दे देना आप। एक ये चीज और लिख देना चाहो तो पास में, ये इसी टाइप का सर्कल बना लो और इस सर्कल में से लिख लो पार्टिकल इस टाइप से घूम रहा है और जो ओमेगा है वो कांस्टेंट है। अगर ओमेगा कांस्टेंट है तो एल्फा का मान क्या होगा, जीरो होगा। एल्फा का मान क्या होगा भैया, जीरो होगा। ये वाला चीज लिख लो, ये वाला नोट कर लो, वीडियो को पॉज करके पूरा नोट के अंदर लिख लो। अब देख इसके बाद ये पहला पॉइंट लिख दे, तो इसको पहला पॉइंट कह दे। दूसरा पॉइंट है थोड़ी सर्कल के बारे में चर्चा कर लेते हैं। सर्कल क्या होता है, सर्कल की इक्वेशन क्या होती है, सर्कल के ग्राफ वगैरह किस टाइप के बनते हैं, ये सर्कल की त्रिज्या वगैरह क्या, ये सारा मैंने पढ़ा दिया था ग्राफ के अंदर। अब आज की क्लास में ना कुछ सर्कल के बारे में बेसिक बेसिक चीजें, जैसे सर्कल का एरिया बताओ। एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, और सर्कल की जो परिधि होती है, जो इसकी पेरीफेरी या फिर जो ये सरकमटेंस होती है, मतलब परिधि, वो होती है 2 पाई आर। देख अगर इसकी त्रिज्या आर है तो। अब एक चीज और आपको ध्यान में रखनी है, जैसे ये कोई सर्कल है, इस सर्कल का ये सेंटर है। अगर मैं सेंटर से यहाँ पर इस टाइप का ट्राइंगल बनाऊं और यहाँ पर इस पॉइंट को मैं ऐसे मिलाऊं, तो अगर ये एंगल थीटा होगा तो ये एंगल कितना होता है, 2 थीटा होता है। ये वाली चीज भी आपको ध्यान में रखनी है। ये एंगल थीटा है तो ये एंगल कितना होगा, 2 थीटा होगा। एक ये वाली चीज भी याद रख लेना। ये सर्कल के लिए सर्कल की बेसिक प्रॉपर्टी। अब इसमें आ जाओ, मेन कहानी शुरू करते हैं। एक वो चीज तो पता है ना सर्कल के बारे में कि सर्कल की त्रिज्या जो होती है, वो त्रिज्या उसके ऊपर कोई अगर हम स्पर्श रेखा खींचे तो उसके साथ में हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाती है। ये चीज तो पता है ना त्रिज्या, ये आपने 10th क्लास में एक परिमेय पढ़ी थी, उसके अंदर ये सीखा होगा। ये वाली चीज भी तू चाहे तो लिख ले, याद रखना है इसको, ये आगे काम में आएगी कुछ कुछ जगह हमारे। अब देखो आगे आ जाओ। तो आज हम चर्चा करते हैं मेन सर्कुलर मोशन की। तो इस टाइप से ना हेडिंग लगा ले कि इक्वेशन फॉर सर्कुलर मोशन, ऐसे हेडिंग लगा ले। ये जो अब हम मतलब डेरिवेशन करने वाले पूरा, ये एस सी वर्मा में दिया गया है। बहुत ही शानदार डेरिवेशन है। एस सी वर्मा जो गाइड आती है ना जेईई एडवांस के लिए, उसके अंदर दिया हुआ है। बहुत ही शानदार चीज है, तो ध्यान से समझना इसको। अब देख ये जैसे कोई सर्कल है, इस सर्कल की त्रिज्या है आर। ये सर्कल की त्रिज्या कितनी है, आर। मान ले पार्टिकल कोई टाइम पर यहाँ पर है और कुछ समय बाद यहाँ चला गया, पार्टिकल यहाँ चला गया, ये आर है, थीटा एंगल पे चला गया पार्टिकल। कितने एंगल पे चला गया, ये थीटा एंगल पे चला गया। तो सोच के देखे एक चीज, इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे बता। क्या ये दूरी तो होगी एक्स और ये दूरी होगी वाई। तो सोच के देख, अगर तो इसमें साइन थीटा कॉस थीटा ले तो साइन थीटा तो क्या आना है, साइन थीटा आएगा लंब बटा कर्ण, तो आएगा वाई बटा आर, और कॉस थीटा क्या आएगा, एक्स बटा आर। तो कोऑर्डिनेट होंगे एक्स कोमा वाई, तो एक्स का मान तो क्या होगा आर कॉस थीटा और वाई का मान होगा आर साइन थीटा। देख ध्यान से, समझ में आया क्या। ये कोऑर्डिनेट तुझे ध्यान में रखने, ये वाला पास में लिख लेना कहीं कोऑर्डिनेट वगैरह। अब है ना सर्कल में 2 डायरेक्शन होती है। ये कितनी डायरेक्शन होती है,
दो डायरेक्शन वो पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद में इसको आगे बढ़ाएंगे। ये इसी का पार्ट है पूरा ही। अब देख, जो सर्कल होता है ना, सर्कल के अंदर इस टाइप की दो डायरेक्शन होती। ये जैसे पॉइंट है तो इस पॉइंट पर एक डायरेक्शन तो इधर, इसको तो हम कहते हैं ई आर केप, और इसको हम कहते हैं ई आर ई टी केप। दो डायरेक्शन होती, एक तो इसकी टेंजेंशियल डायरेक्शन में होती है, मतलब स्पर्श रेखा की दिशा में, और एक इसकी ये में होती है, ये मतलब त्रिज्या की दिशा में। तो इसको ई आर केप कहते हैं, और इसको क्या कहा जाता है, ई टी केप कहा जाता है। ये दोनों चीजें तुझे ध्यान में रखनी। अब दोनों के हमें क्या करना है, कैलकुलेशन करना है। तो देख, ई आर केप क्या होगा, क्या ई आर केप इस आर की डायरेक्शन में ही है, तो इसकी हमें डायरेक्शन निकालनी है, ई आर केप निकालना है। तो सोच के देख, मैं ई आर वेक्टर कैसे लिखूंगा। पहले तो ये सर्कल है, इस सर्कल के अंदर देख ध्यान से, यहां पर आपका है ये ई आर वेक्टर है, मान ले ये ई आर वेक्टर। ई आर वेक्टर को तू क्या लिखेगा, ई आर वेक्टर को तू लिखेगा यहां पर एक्स आई केप प्लस वाई जे केप। तो देख क्या लिखेगा, ई आर वेक्टर को तू लिखेगा आर कोस थीटा आई केप प्लस आर साइन थीटा जे केप। ये पूरा नोट कर लेना अपने हिसाब से तू। तो इसको क्या लिखेगा तू, आर कोस थीटा आई केप प्लस आर साइन थीटा जे केप। अब देख, ये ई आर वेक्टर आ गया। अब तुझे ई आर केप निकालना है, तो ई आर केप कैसे निकालेगा, ई आर केप हो जाएगा ई आर वेक्टर बटे ई आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड। क्या यूनिट वेक्टर निकालने का यही तरीका होता है। तो इसका बता क्या होगा, ये होगा आर कोस थीटा आई केप प्लस आर साइन थीटा जे केप, और बटा देख इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, बता मुझे। इसका मैग्नीट्यूड होगा ई आर वेक्टर का, इसका मापांक निकाल। तो ई आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा और प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और इसका अंडर रूट। तो देख, आर स्क्वायर कॉमन ले ले तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा एक हो जाना है, और आर स्क्वायर का अंडर रूट आर हो जाना है। तो ई आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आया, आर आया। तो आर का भाग दे दे, आर कॉमन आके दे, कट गया। तो बता क्या आया, ये आया कोस थीटा आई केप प्लस साइन थीटा जे केप। ये बता ईमानदारी से समझ आया कि नहीं आया। ये किसकी वैल्यू आई, ई आर केप की वैल्यू आई। ये तो कहीं पे लिख ले पास में, ये पूरा ही उतार ले ढंग से, जब देख के उतार ले पूरा ही फटाफटी, ये वाली चीज। अब मुझे निकालना है ई टी केप। तो सोच के देख, अगर ई टी की डायरेक्शन, ई टी केप इधर है, मतलब ये टेंजेंशियल डायरेक्शन में जो वेक्टर उसकी डायरेक्शन को बता रहा है। ये सारी चीज तुझे पता पड़ जाएगी आगे, बिल्कुल घबराना नहीं, क्यों ले रहा हूं मैं ऐसा। अब ई टी केप जो है, इसकी डायरेक्शन तू मान ले ये ई टी वेक्टर है, क्या है, ई टी वेक्टर। तो सोच के देख, मैं इस ई टी को याद कर, हम किसी भी वेक्टर को मुक्त आकाश में उसी के समांतर कहीं भी विस्थापित कर सकते हैं। ये वेक्टर में पढ़ा रखा है मैंने। तो इस सदिश को तो यही रख, बिना डायरेक्शन को चेंज करे यहां ले आ। क्या मैं इसको यहां बना सकता हूं, देख ध्यान से। अगर मैं इसको यहां बनाऊं तो ये होगा ई टी वेक्टर, ई टी वेक्टर। तो चाहे तो तू यहां बना ले इसको, ई टी वेक्टर होगा। क्या जो मैंने बताया अच्छे से समझ में आया। इसको रहने दे, इस चित्र को अलग कर ले, ताकि ये तुझे पता पड़े अच्छे से, है ना, दो डायरेक्शन इसकी। ये तो कोऑर्डिनेट वगैरह निकालने सिखाए मैंने। ई टी वेक्टर का ये कोऑर्डिनेट आगे देख। अब हमें ई टी केप के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। तो ये देख, ई टी वेक्टर है, तो अगर ये ई टी वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड तो देख आर होगा, इसकी त्रिज्या के बराबर। अब सोच, ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल कितना होगा, 90 माइनस थीटा। ये 90 माइनस थीटा, तो देख ये दोनों त्रिज्या इसकी, तो ये हो जाएगा आपके वापस ये 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल हो जाना है थीटा। देख समझ आया क्या अच्छे से। अगर ये थीटा हुआ तो देख ध्यान से, यहां बड़ा इसको देख, ये होगा आपका ई टी वेक्टर, और ये थीटा। क्या है, तो ये आर इन वास्तव में, ये आर है तो ये थीटा है, तो ये क्या होगा बता, ये इसका एक्स कोऑर्डिनेट होगा, तो ये क्या होगा बता, आर कोस थीटा। वही तो साइन थीटा कोस थीटा ले ले, और ये दूरी क्या होगी बता, आर साइन थीटा। अब सोच के देख, यहाँ मैंने कुछ मतलब गड़बड़ करी है, ये थीटा नहीं लेना, देख यहाँ पे ये वाली गड़बड़ नहीं करनी है ना, ये हमने गड़बड़ कर दी है। देख यहाँ थीटा होगा वास्तव में, यहाँ थीटा होगा, ये तो होगा देख आर साइन थीटा, और ये होगा आर कोस थीटा। देख समझ में आया क्या अच्छे से। एक काम कर, इसको अलग से बना ले, वो अलग से उतार ले, इसका अलग चित्र बना देते। देख क्या ये वाली चीज तो समझ आई ना अच्छे से, वो एंगल थीटा कैसे हुआ उस वाले चित्र में देख। अब देख ध्यान से इसको, या इसका दूसरा चित्र बना रहा हूं, ध्यान से समझ इसको। देख ये जो है, ये है आपका आर। अगर ये आर है, ये थीटा है, तो ये तो क्या होगा, ये देख ये तो होता है वाई, और ये होता है एक्स। देख तो एक्स इसको ले चाहे इसको ले, बात तो एक ही है। देख ध्यान से समझ आएगा। तो बता एक्स बराबर क्या लिखेगा तू। देख थीटा के सामने वाला लंब है, तो साइन थीटा बराबर होगा एक्स बटा कर्ण होगा, कर्ण हो जाएगा आर, और कोस थीटा को तू क्या लिखेगा,
कोस थीटा को आधार बटा कर्ण, थीटा के सामने वाला लंब तो ये आधार बचेगा, 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण होता है तो आर तो कर्ण हुआ, तो ये आधार हुआ। तो देख आधार ये वाई है तो ये भी क्या हुआ, वाई हुआ। तो बता क्या लिखा जाएगा, वाई बटा कैपिटल आर। तो वाई बराबर होगा आर कोस थीटा और एक्स बराबर क्या होगा, आर साइन थीटा। तो सोच के देख इसके कोऑर्डिनेट क्या है, इसके कोऑर्डिनेट आए माइनस आर साइन थीटा कोमा आर कोस थीटा। माइनस क्यों लिया इसको मैंने, क्योंकि इधर माइनस एक्स है और ऊपर प्लस वाई है। क्या यहाँ तक जो बताया अच्छे से समझ में आया। अब देख इसके आगे, बिल्कुल घबराना नहीं, डरना नहीं, बिल्कुल इसको देख के कहीं तो शुरुआत में ही डर गए साला क्या होने वाला है। तो हमने पहले ई आर कैप निकाल लिया। हमने देखा कि दो डायरेक्शन होती है सर्कुलर मोशन में या सर्कल पर, दो डायरेक्शन होती है, एक उसकी त्रिज्या की दिशा में, एक उसकी स्पर्श रेखा की दिशा में। उसको हमने ई आर कैप माना और इसको ई टी कैप माना मैंने। और कोई पार्टिकल कोई टाइम पे मान ले थीटा एंगल पर गया, अब इस ई टी कैप को मैंने क्या किया, यहाँ पे ट्रांसफर कर लिया, क्योंकि हम किसी भी सदिश को स्वयं के समांतर कहीं भी स्थानांतरित कर सकते हैं। तो सर्कल में से दो डायरेक्शन होती है, दोनों का महत्व है, आगे पता पड़ जाएगा आपको। अब देख इसके बाद ये कॉपी में नोट कर ले तो अलग से। अब इसके बाद देख आगे, अब तुझे यहाँ पे निकालना क्या है, अब तुझे यहाँ पे निकालना है कि ये जो है ये है यहाँ पर ई टी वेक्टर। ई टी वेक्टर हो गया तो इसके कोऑर्डिनेट है माइनस आर साइन थीटा और आर कोस थीटा। क्या तो किसी भी वेक्टर को ऐसे ही लिखता है, एक्स आई के प्लस वाई जे के। तो सोच के देख कैसे लिखा जाएगा इसको। क्या तो ई टी वेक्टर को लिखेगा माइनस आर साइन थीटा आई के एफ और प्लस आर कोस थीटा जे के एफ। इसके लिए देखो सदिश आना चाहिए भैया आपको। देख उसको मैंने लिखा वैसे इसको लिखा। तो देख यहाँ पे ई टी कैप क्या आ जाएगा बता, ई टी कैप आएगा ई टी वेक्टर बटे ई टी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो सोच के देख ई टी वेक्टर क्या आएगा, माइनस आर साइन थीटा आई कैप और प्लस आर कोस थीटा जे कैप और बटा मैग्नीट्यूड आर ही आएगा। देख दोनों का स्क्वायर करके जोड़, माइनस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, स्क्वायर होगा तो आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, आर स्क्वायर कॉमन ले ले, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा एक बार, आर स्क्वायर का अंडर रूट आर हुआ। तो क्या मैग्नीट्यूड आर है, आर से वापस कॉमन आके ये कट गया। तो देख ई टी कैप क्या आया, ई टी कैप आया माइनस साइन थीटा आई कैप और प्लस कोस थीटा जे कैप। देख ये तो नोट कर ले, और दोनों चीजें याद रखी अभी के लिए कि ई आर कैप कैसे आता है, ई टी कैप कैसे आता है, ये चित्र याद रखना है तुझे। बाकी सारा कुछ बना ले, पूरा उतार ले समझने के लिए, सारा कुछ ही काम का है, बिल्कुल बेसिक। हर छोटे से छोटी चीज बताई मैंने इसमें आपको, बिल्कुल घबराना नहीं है एकदम। ये उतार ले पूरा, कॉपी के अंदर नोट कर ले, वीडियो को पॉज करके देख। ये देख इसके बाद आगे, इसको हम यहाँ पे कहीं साइड में लिख लेते हैं। देख ध्यान से समझना मेरी बात। अब देख इसके बाद जो ई आर कैप हमारा आया वो तो क्या आया, वो आया था हमारे कोस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप, क्या कुछ ऐसा ही आया था। और ई टी कैप क्या आया था, माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कोस थीटा जे कैप। ये दोनों डायरेक्शन अभी हमारे काम में आएगी। और ये सर्कल में डायरेक्शन कैसे है, ये सर्कल आपका, इस सर्कल के अंदर ये दोनों डायरेक्शन ऐसे, मान ले किसी टाइम पे पार्टिकल ऐसे है तो दो डायरेक्शन है उसकी, एक तो इधर है ई आर कैप और एक इधर है ई टी कैप। ये डायरेक्शन क्या है, कैसे काम आएगी, सारा कुछ आगे बताऊंगा। देख पूरी फील इसी से आएगी, देखना बहुत तगड़ा डेरिवेशन है एस सी वर्मा का, शानदार है, एस सी वर्मा में दिया हुआ है। अब देखना ध्यान से, मैं तुझे कहूँ कि कोई ये सर्कल है और सर्कल पे पार्टिकल किसी समय पर यहाँ पर है, तो इसके कोऑर्डिनेट होंगे आर कोस थीटा आई कैप, सॉरी आर कोस थीटा कोमा आर साइन थीटा, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट हो गए। ये एंगल है थीटा और इसकी त्रिज्या है आर। तो इसका जो विस्थापन वेक्टर है आर वेक्टर, वो यहाँ पे तू ऐसे लिख सकता है आर कोस थीटा आई कैप प्लस आर साइन थीटा जे कैप। क्या इसको ऐसे ही लिखा जाता है, क्या आर वेक्टर को तू ऐसे लिख सकता है, ये वाले वेक्टर को, अगर ये किसी समय में थीटा एंगल पर है तो आर कोस थीटा आई कैप प्लस आर साइन थीटा जे कैप। ये विस्थापन है, ये यहाँ पर क्या है भैया, विस्थापन वेक्टर है, विस्थापन सदिश है। अब सोच के देखिए विस्थापन वगैरह कैसे है, इसकी चर्चा आगे करेंगे। और हम अब क्या कर, तू इसका है ना यहाँ पे, अगर तुझे विस्थापन का इक्वेशन तुझे अगर पता है और तुझे वेग निकालना है तो कैसे निकालता है बता, क्या एक बार अवकलन करके। क्या अगर विस्थापन पता है तुझे वेग निकालना है तो क्या करता है तू, एक बार अवकलन करता है, तो एक बार अवकलन कर देख। बता वी वेक्टर बराबर क्या होगा, डी आर वेक्टर बाई डी टी। अब ध्यान से समझना, डी आर वेक्टर बाई डी टी, मान ले पार्टिकल है वो ओमेगा से चल रहा है इधर, है ना, इसका कोणीय वेग ओमेगा है, ये इस टाइप से ओमेगा से घूम रहा है। तो बता मुझे वी वेक्टर बराबर क्या लिखेगा तू, डी अपॉन डी टी, और देख आर कोस थीटा आई कैप और प्लस हो जाएगा आर साइन थीटा जे कैप। बहुत स्लो करा रहा हूं मैं, आराम से हर चीज को समझ लेना, किसी भी बच्चे को समझ में आएगा ही।
अब देख ध्यान से, इसका अवकलन कर। आर को तो एज से छोड़, आर तो कांस्टेंट है, कोस थीटा का अवकलन होगा क्योंकि थीटा लगातार चेंज हो रहा है, पार्टिकल सर्कल पर गति कर रहा है, तो क्या थीटा लगातार चेंज हो रहा है, तो कोस थीटा का अवकलन क्या होगा, माइनस साइन थीटा। तो वी वेक्टर बराबर तू क्या लिखेगा, वी वेक्टर बराबर तू आर को तो एज से रख और कोस थीटा का अवकलन माइनस साइन थीटा, माइनस साइन थीटा। थीटा का याद कर एक बार और होता है, अगर थीटा वेरिएबल है तो कोस थीटा का तो माइनस साइन थीटा, थीटा का एक बार और होगा, और वो क्या होगा, डी थीटा बाई डी टी, और यहाँ लिखेगा तो आई कैप। क्या यहाँ तक जो बताया अच्छे से समझ में आया। प्लस देख आर साइन थीटा का लिख, तो प्लस देख आर तो आ जाएगा बाहर, साइन थीटा का अवकलन कोस थीटा, और थीटा का वापस डी थीटा बाई डी टी, और ये हुआ जे कैप। अब मुझे बता डी थीटा बाई डी टी क्या होता है। क्या डी थीटा बाई डी टी होता है ओमेगा, डी थीटा बाई डी टी होता है ओमेगा। तो देख वी वेक्टर बराबर क्या हुआ, माइनस का आर साइन थीटा ओमेगा आई कैप प्लस आर कोस थीटा ओमेगा जे कैप। ये बता अच्छे से पल्ले पड़ा कि नहीं पड़ा, क्या जो बताया अच्छे से समझ में आया। वी वेक्टर आ गया। अब सोच वी अगर तेरे पास आ गया, तू चाहे तो इसका मैग्नीट्यूड लेके देख ले। हम यहाँ पे मैग्नीट्यूड ले क्या होगा एक बार बीच में, ये ऐसे बता रहा हूँ, बीच में क्या आएगा बता, माइनस आर साइन थीटा ओमेगा, देख माइनस आर साइन थीटा ओमेगा का स्क्वायर प्लस आर कोस थीटा ओमेगा का स्क्वायर और इसका अंडर रूट। क्या मैग्नीट्यूड ऐसे ही लेते हैं, तो देख वी वेक्टर बराबर आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर तो आ गया बार, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा हो गया एक, और इसका हुआ अंडर रूट। तो देख ओमेगा इंटू आर, सर्कल के लिए यही रिलेशन था, याद कर। अगर तुझे याद है तो सर्कल के लिए ये रिलेशन था, बीच में चाहे तो मतलब ये बिल्कुल सही पढ़ा है हमने, और बिल्कुल सही कैलकुलेशन जा रही है ना। तो ऐसे चाहे तो बीच में पता भी कर सकता है। क्या जो बताया समझ आया। इसके बाद देख आगे, ये भी इसको रहना दे, देख ये गल समझाने के लिए बता दिया। अब बता मुझे त्वरण क्या होता है, त्वरण ए वेक्टर। क्या ए वेक्टर होता है डीवी वेक्टर बाई डी टी, ए वेक्टर क्या होता है डीवी वेक्टर बाई डी टी। ये थोड़ी सी इक्वेशन लंबी होगी देख, तो वीडियो को पॉज करके पूरा उतार ले यहाँ तक, और उसको साइड में रखना, अभी उसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। या उसको बोल जाओ 5 मिनट के लिए। देख ये वाला मिटा दो, इधर वाला वीडियो को पॉज करके पूरा उतार ले, देख अब आगे। क्या ए वेक्टर बराबर डीवी वेक्टर बाई डी टी है, तो डी अपॉन डी टी, और देख वी वेक्टर की जगह क्या आएगा बता, माइनस आर ओमेगा साइन थीटा, माइनस आर ओमेगा साइन थीटा आई कैप प्लस क्या आएगा देख आर ओमेगा कोस थीटा, और ये आया जे कैप। क्या जो यहाँ तक बताया समझ आया अच्छे से। इसका आपको अवकलन करना है। मुझे बताया वेरिएबल कितने, वेरिएबल कितने हैं, वीडियो को पॉज करके उतार ले कॉपी के अंदर ही पूरा। यहाँ वेरिएबल कितने देख के बता मुझे। क्या यहाँ पर थीटा भी बदल रहा है और ओमेगा भी बदल रहा है। हमने ये नहीं माना है कि पार्टिकल में ओमेगा कांस्टेंट है, ओमेगा बदल भी सकता है। तो यहाँ पे ओमेगा भी बदल रहा है और थीटा भी बदल रहा है। तो सोच के देख, ओमेगा और थीटा दोनों वेरिएबल है। अगर ये दोनों वेरिएबल है तो अवकलन दोनों को आगा, तो देख यू गुणा वी का सूत्र लगेगा ओमेगा साइन थीटा में। तो यू गुणा वी का सूत्र क्या होता है, यू को छोड़ा वी का किया प्लस वी को छोड़ा यू का किया। क्या अवकलन करने का तरीका यही है। ए वेक्टर बराबर डिफरेंशिएट कर दो इसको, तो ए वेक्टर बराबर देख क्या आया, माइनस का आर, आर को तो बाहर ले लो पूरे समीकरण में से, तो यहाँ तो आया देख माइनस आर को नहीं, आर को ही बाहर लेना है केवल। तो यहाँ तो क्या आया देख ध्यान से, अगर तू ध्यान से देखा तो समझ आएगा कि यहाँ माइनस ओमेगा साइन थीटा बचा, तो माइनस ओमेगा का पहले कर दे, तो माइनस जैसे रहा, ओमेगा का किया तो डी ओमेगा बाई डी टी, साइन थीटा को छोड़ दिया, फिर माइनस का चिन्ह, ओमेगा को तो छोड़ दिया, साइन थीटा का कर, तो साइन थीटा का अवकलन कोस थीटा और थीटा का वापस डी थीटा बाई डी टी, डी थीटा बाई डी टी, और ये आया आई कैप। देख पूरा पूरे के साथ आई कैप है, ध्यान से समझ इसको। क्या जो बताया अच्छे से समझ आया। प्लस आगे आ जा, प्लस देख आर, आर तो कॉमन आ गया था बाहर, आर तो ओमेगा का क्या होगा डी ओमेगा बाई डी टी, कोस थीटा को जैसे छोड़ दे, और फिर यहाँ प्लस का चिन्ह, ओमेगा को जैसे छोड़ दे, कोस थीटा का माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन थीटा, और साइन थीटा का वापस कर तो होगा डी थीटा बाई डी टी। और देख ये आया पूरा जे कैप, यहाँ पूरे के साथ में है ना, डी ओमेगा बाई डी टी पूरे के साथ में जे कैप, और ये कोष्टक बड़ा वाला बंद, देख आर कॉमन है बारिश। अब देख ध्यान से, अब मुझे बता दो डी ओमेगा बाई डी टी क्या होता है। क्या डी ओमेगा बाई डी टी होता है एल्फा, डी ओमेगा बाई डी टी क्या होता है एल्फा, यहाँ लिख दे इसको, डी ओमेगा बाई डी टी होता है एल्फा। तो देख ए वेक्टर को क्या लिखा जाएगा, ए वेक्टर को लिखा जाएगा आर, और देख अंदर की तरफ यहाँ तो क्या आएगा माइनस का एल्फा साइन थीटा
माइनस ओमेगा, देख यहाँ ध्यान से क्या आया, माइनस ओमेगा स्क्वायर हो गया। देख डी थीटा बाई डी टी को वापस क्या लिख दे तू, डी थीटा बाई डी टी को तो वापस लिख दे ओमेगा। तो देख ध्यान से, माइनस ओमेगा कोस थीटा जैसे रहा और ये हो गया ओमेगा, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर और ये हुआ कोस थीटा, और यहाँ क्या लिखा गया आई क्यूब। फिर प्लस का चिन्ह यहाँ क्या लिखा गया, देख डी ओमेगा बाई डी टी तो एल्फा, तो एल्फा कोस थीटा माइनस देख क्या लिखा गया, माइनस लिखा गया ओमेगा स्क्वायर साइन थीटा, और ये आया जे कैप पूरे के साथ में इसके, है ना, और पूरा बड़ा कोष्टक बंद। देख क्या जो यहाँ तक बताया अच्छे से समझ में आया। अब देख इसके बाद तुझे क्या करना है, ए वेक्टर कैलकुलेशन को देख के घबराओ मत, फील इसी से आएगी पूरी। जब ये पूरा होगा सब कुछ आएगा ना सामने, तो एकदम क्लैरिटी आ जाएगी सर्कुलर मोशन को लेके। अब ध्यान से समझ इसको, सोच यहाँ जो है ये एल्फा कॉमन आ रहा है, देख इसमें और इसमें, देख ध्यान से, अगर तू इसमें एल्फा कॉमन ले तो सोच क्या आएगा, आर एल्फा, आर को भी अंदर गुणा कर दे, आर एल्फा माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कोस थीटा जे कैप। देख समझ आया क्या, ये एल्फा इसमें भी है और इसमें भी है, तो एल्फा कॉमन लिया, माइनस को साइन के साथ में रखा, लेकिन आई कैप है इसके साथ में, और कोस थीटा के साथ में जे कैप है, तो एल्फा कॉमन आ गया। आर पूरे के साथ ही गुणा होगा, हर स्टेप में आर होगा, तो आर तो बाहर रखा, एल्फा भी बाहर ले लिया दोनों में से, माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कोस थीटा जे कैप। और देख यहाँ क्या आया, यहाँ आया देख माइनस, दोनों में माइनस है, और आर भी अंदर गुणा होगा, तो आर ओमेगा स्क्वायर तो आया बाहर, तो अंदर बचा कोस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप। देख ध्यान से समझ आया क्या अच्छे से, या तोते उड़ गए। मुझे लग रहा है कई जने तो सन्नाटे में चले गए, साला क्या कराया है। बहुत सिंपल वे में समझाया सारा कुछ, और हर एक चीज एक एक शुरुआत से चलते आ रहे, तो कोई दिक्कत आने वाली नहीं। थोड़ा कॉन्फिडेंस रखो, थोड़ा है ना, थोड़ा कलेजा मजबूत रखो, ऐसे हार नहीं माननी। क्या तुमने आ गया हमारे पास, सोच ये क्या चीज है बता, ये कौन बताएगा क्या चीज है, और ये क्या चीज है। देख अब ये भी शुरुआत में हमने निकाला, ये तो आया था याद कर ई आर कैप, और ये था ई टी कैप। ई टी कैप और ई आर कैप की देख इक्वेशन क्या आई थी, तो इसको देख यहां लिख देते, वीडियो को पॉज करके उतार ले। देख ध्यान से, क्या तू ए वेक्टर को लिखेगा त्वरण को, ए वेक्टर बराबर, देख ध्यान से, ए वेक्टर बराबर बता तू क्या लिखेगा, यह ए वेक्टर बराबर तू यहां लिखेगा आर एल्फा, तो जैसे ही, और यहां तो लिखेगा या एल्फा इंटू आर कर दे, एल्फा इंटू आर, और इसकी जगह तो लिखेगा ई टी कैप, और इसकी जगह लिखेगा तो माइनस, और ये हुआ आर ओमेगा स्क्वायर, आर ओमेगा स्क्वायर, और इसकी जगह तो लिखेगा ई आर कैप। क्या जो बताया समझ आया। अब देख ई आर कैप किधर था, बाहर की तरफ, ई आर कैप किसकी तरफ था, बाहर की तरफ था, तो तू चाहे तो इसको ऐसे लिख ले, ये तो अच्छे से उतार लिया ना। अब देख पूरा नोट कर ले, और अच्छे समझ में भी आया होगा उम्मीद करता हूं। देख आ गया जो, बिल्कुल डरो मत, जो डर गया समझो घर गया। आइए, तो ए वेक्टर बराबर एल्फा इंटू आर ई टी कैप माइनस आर ओमेगा स्क्वायर ई आर कैप। अब ध्यान से देख, तो इसको ऐसे लिख, ए वेक्टर बराबर एक त्वरण तो ये है, बता एल्फा इंटू आर क्या है। इसके मात्रक को अगर तू देखे तो देख ए वेक्टर में ए वेक्टर माइनस ए वेक्टर, तो दोनों त्वरण ही है वास्तव में। ये अगर मतलब विमाओं के आधार पर देखे तो इसको तो लिखेगा ए टी वेक्टर, या तो मात्रकों के हिसाब से भी देख सकता है, ए टी वेक्टर प्लस ए आर वेक्टर। देख ध्यान से, तो यहां से तेरे पास दो त्वरण आए, एक तो आया ए टी वेक्टर का आया तेरे पास एल्फा इंटू आर ई टी कैप, और तेरे पास एक आया ए आर वेक्टर, और ए आर वेक्टर तेरे पास आया माइनस आर ओमेगा स्क्वायर ई आर कैप। ये माइनस ये बता रहा है कि जो ए आर की डायरेक्शन है वो ई आर कैप के अपोजिट है। ई आर कैप देख डायरेक्शन को बता रहा है, और ये माइनस इसके साथ में, मतलब जिस दिशा में ई आर कैप है उसके ए आर अपोजिट है। मतलब ये जैसे सर्कल है, तो इस सर्कल में याद कर हमने दो डायरेक्शन लेते हैं यहाँ पे, एक तो इधर लिया था ई टी कैप, और एक इधर लिया था ई आर कैप। ई आर कैप देख ध्यान से, रेडियल डायरेक्शन में लिया था, एक टेंजेंशियल डायरेक्शन, टेंजेंशियल मतलब स्पर्श रेखीय दिशा में, और रेडियल मतलब त्रिज्यीय दिशा में। तो सोच के देख, ई आर कैप के ये डायरेक्शन अपोजिट है इसकी, ए टी, मतलब ए आर तो है तेरा इधर, और ए टी है तेरा इसी की दिशा में। देख ध्यान से, मतलब सर्कल में दो एक्सेलरेशन होते हैं हमेशा, या सर्कुलर मोशन में दो त्वरण होते हैं। कितने त्वरण होते हैं, दो, एक तो स्पर्श रेखीय दिशा में और एक त्रिज्यीय दिशा में। अब मेन कहानी सर्कल की स्टार्ट होगी, 100% फील आएगी, कुछ नहीं छोड़ूंगा, बिल्कुल 1% घबराना नहीं।
अब देख इसके आगे देख, तो हमारे पास में सर्कुलर मोशन के दो एक्सेलरेशन आए। सर्कुलर मोशन में कितने एक्सेलरेशन आए? दो। एक तो जो टेंजेंशियल डायरेक्शन में होगा और एक होगा रेडियल डायरेक्शन में। अब देख ध्यान से, हमारे ए टी जो आया, या तो ऐसे समझ, जो ए नेट आया, जो ए नेट कह दे इसको, ए नेट हो जाएगा ए टी वेक्टर प्लस ए आर वेक्टर। क्या यही होना है? अब मुझे बता ए टी वेक्टर क्या आया था? ए टी वेक्टर हमारे आया था एल्फा इंटू आर, और ये आया था ई टी कैप। अब इसको मैग्नीट्यूड में ले ले तू, तो ए टी वेक्टर का मापांक ले ले, तो ए टी हो जाएगा यहाँ पे एल्फा इंटू आर, और ए आर का मान क्या हो जाएगा? ओमेगा स्क्वायर आर। अब है ना, एक चीज तू ध्यान से देख, अगर ओमेगा कांस्टेंट है तो क्या होगा? या तू वेग को कांस्टेंट ले, काम कर, वेग कांस्टेंट ले तू। अगर तू वेग को कांस्टेंट ले, तो क्या v बराबर ओमेगा इंटू आर होता है सर्कल के लिए? केवल सर्कल के लिए होता है, याद कर, वरना बेसिक फॉर्मूला ओमेगा आर साइन थीटा होता है। क्या वेग कांस्टेंट है तो आर तो पहले से कांस्टेंट होता है, ये त्रिज्या, तो क्या ओमेगा भी कांस्टेंट हो गया? अगर ओमेगा कांस्टेंट है तो देख एल्फा का फॉर्मूला क्या होता है? एल्फा होता है डी ओमेगा बाई डी टी, डी ओमेगा बाई डी टी। तो अगर ओमेगा तेरे पास कांस्टेंट है, वी कांस्टेंट है, तो ओमेगा कांस्टेंट है, ओमेगा कांस्टेंट है तो एल्फा का मान 0। तो सोच, अगर ये एल्फा 0 हुआ तो ए टी 0 हो गया, तो बता एन एट किसके बराबर आया? एन एट बराबर आया ए आर के। क्या ये एक्सेलरेशन तो 0 हो गया, लेकिन ए आर वाला 0 नहीं हुआ। मतलब अगर पार्टिकल सर्कल पर चल रहा है, सोच ऐसे समझ इसको ध्यान से, पार्टिकल सर्कल पर चल रहा है 5 मीटर पर सेकंड से, क्या इसकी रफ्तार कांस्टेंट है? क्या इसकी रफ्तार ना बढ़ रही है ना घट रही है? तो अगर v कांस्टेंट है तो ओमेगा भी कांस्टेंट है। अगर ओमेगा कांस्टेंट है तो केवल ए टी 0 होगा, ए आर कभी भी 0 नहीं होगा, कभी भी। क्या जो बताया अच्छे से समझ में आया? मतलब सर्कुलर मोशन के दौरान ए टी 0 हो सकता है, ए आर कभी भी 0 होगा। अगर ए आर 0 हो गया तो सर्कुलर मोशन ही नहीं होगी फिर। अब इसको तो ऐसे समझ दूसरे तरीके से, तो चाहे तो इसको अपने शब्दों में 2 लाइन लिख भी सकता है। अब देख ध्यान से समझना मेरी बात, या ये समझने वाली चीज है, आगे लिखाऊंगा वैसे भी पूरा मैं, बिल्कुल घबराना नहीं। देख अब मुझे तो बता, त्वरण क्या होता है? त्वरण, क्या त्वरण का सूत्र होता है डीवी वेक्टर बाई डी टी। अब देख, ये v है या v वेक्टर है? v वेक्टर का मैग्नीट्यूड है या फिर ये v वेक्टर है? v वेक्टर में याद कर 2 चीज होती है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। अगर मैं तुझे कहूं त्वरण बता कब 0 होगा, त्वरण 0 कब होगा? अगर वेग का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है तो कितना होगा त्वरण बता? तो त्वरण 0 हो ये जरूरी नहीं है। क्यों नहीं है 0? क्यों नहीं है जरूरी? क्योंकि डायरेक्शन तो चेंज हो रही। याद कर, हमने जब वेक्टर पढ़ा था तब इस टाइप के कई सारे न्यूमेरिकल कराए थे तुझे, कि एक पार्टिकल है, जो पार्टिकल 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, तो यहाँ इसकी रफ्तार 10 मीटर पर सेकंड है, यहाँ इसकी रफ्तार 10 मीटर पर सेकंड है। यहाँ पार्टिकल मान ले पहुंच जाता है 2 सेकंड में यहाँ से यहाँ, तो इसका तो त्वरण निकाल, तो त्वरण 0 थोड़ी आ रहा था। जो हमने सदिशों की बाकी पढ़ी थी ना, जब सदिशों को घटाने वाला हमने ये मतलब सबसेक्शन ऑफ ये पढ़ा था वेक्टर्स, तो वहां जाके तू देखना इसको, ये तुझे न्यूमेरिकल मिलेगा। रफ्तार कांस्टेंट है लेकिन फिर भी त्वरण 0 नहीं, क्योंकि ये सर्कुलर मोशन है, तो त्वरण फिर भी 0 होगा नहीं, त्वरण फिर भी होगा इसके अंदर। तो तू इसको ऐसे समझ कि जो त्वरण होता है वो होता है वेग में परिवर्तन की दर, और वेग में 2 चीज होती है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। अगर दोनों में से कोई एक भी बदला, अगर डायरेक्शन बदली तो भी त्वरण 0 नहीं होगा, और मैग्नीट्यूड बदला तो भी त्वरण 0 नहीं होगा। मतलब त्वरण 0 तभी होगा जब v वेक्टर कांस्टेंट हो। v वेक्टर कांस्टेंट होने का मतलब है कि इसकी डायरेक्शन भी फिक्स्ड है और इसका मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट है, मतलब पार्टिकल सीधी रेखा में चल रहा है, ऐसे समझ तू इसको। तो इस समय डायरेक्शन फिक्स है, सीधी रेखा में अगर 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा है ना, तो त्वरण 0 होगा। अगर पार्टिकल सर्कल पर चलेगा तो इसके हर पॉइंट पर देख रफ्तार, यहाँ v की रफ्तार ये, यहाँ पर ये, यहाँ पर देख ये, यहाँ पर ये, यहाँ पर ये, यहाँ पर ये, यहाँ पर ये, क्या हर पॉइंट पर इसकी डायरेक्शन बदलती जा रही? तो अगर हर पॉइंट पर देख, यहाँ डायरेक्शन प्लस x में है या माइनस x में, और यहाँ प्लस y में है, यहाँ किस में है? प्लस y में या माइनस y में है, तो क्या डायरेक्शन लगातार इसकी चेंज हो रही है? तो डायरेक्शन लगातार चेंज हो रही है तो त्वरण 0 नहीं होगा। तो त्वरण 0 कब होगा? ए वेक्टर त्वरण होता है dv वेक्टर बाई dt। v वेक्टर में 2 चीज, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन, अगर दोनों कांस्टेंट हुए तो ही त्वरण 0 होगा, वरना त्वरण 0 नहीं होगा। दोनों में से अगर एक भी बदला तो भी त्वरण 0 नहीं होगा। यही तो हमने यहाँ पे अभी निकाला था पूरे डेरिवेशन के दौरान। अब ध्यान से समझ आगे, और क्या यहाँ तक जो बताया अच्छे से पल्ले पड़ा? तो तू यहाँ पर अब ऐसे लिख कि सर्कुलर मोशन के दौरान
पार्टिकल के वेग में कोई परिवर्तन हो या नहीं हो, लेकिन दिशा में परिवर्तन होना जरूरी है। पार्टिकल के वेग की दिशा में परिवर्तन होना जरूरी है, अति आवश्यक है, वरना सर्कुलर मोशन नहीं होगी। अगर पार्टिकल को सर्कुलर पे चलना है तो हर पॉइंट पर इसकी डायरेक्शन का चेंज होना अत्यंत जरूरी है। नोट वगैरह लगा के अपने शब्दों में लिख ले तो इसको ये उतार ले, इसके नीचे लिख लेना, सर्कुलर मोशन के दौरान पार्टिकल के वेग का परिमाण मतलब मैग्नीट्यूड चेंज हो या नहीं हो, लेकिन दिशा का चेंज होना अत्यंत आवश्यक है। अगर दिशा चेंज नहीं हुई तो पार्टिकल सर्कल छोड़ देगा, सर्कुलर पाथ करेगा ही नहीं, सर्कुलर मोशन नहीं होगी। तो सर्कुलर मोशन के लिए क्या चीज़ जरूरी है कि सर्कल के ऊपर हर पॉइंट पर पार्टिकल की रफ्तार बदले। क्या बदले? पार्टिकल की रफ्तार बदले। भले मैग्नीट्यूड नहीं बदले कोई फर्क पड़ता, मैग्नीट्यूड बदले तो भी ठीक है, नहीं बदले तो भी ठीक है, लेकिन डायरेक्शन का बदलना अत्यंत आवश्यक है। क्या जो मैंने बताया अच्छे से समझ में आया? कि अगर v कांस्टेंट होता है, कि अगर वेग कांस्टेंट हो तो सर्कुलर मोशन में एक ही त्वरण जीरो होता है, वो है 80। ar कभी भी जीरो होगा नहीं, क्योंकि ar का काम क्या है? पार्टिकल की डायरेक्शन को बदलना। अब देख ध्यान से, तो ऐसा लिख ले कि सर्कुलर मोशन के दौरान पार्टिकल के वेग का चाहे मैग्नीट्यूड बदले चाहे नहीं बदले, लेकिन दिशा का बदलना अत्यंत आवश्यक है। तो अब देख, सर्कुलर मोशन के दौरान दो प्रकार के त्वरण होते हैं, इसको तो ऐसे लिखना, सर्कुलर मोशन में दो त्वरण होते हैं, दो त्वरण होते हैं। एक त्वरण तो कौन सा होता है? जो यहाँ चाहे तो एक छोटा सा चित्र भी बना ले और इस छोटे से चित्र में यहाँ पार्टिकल का वेग v बता दे, और v में दो चीज है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो एक त्वरण तो वो जो वेग की डायरेक्शन बदले, जो वेग की डायरेक्शन को बदले, जो वेग की डायरेक्शन बदले, और एक वो जो वेग का मैग्नीट्यूड बदले, वेग का मैग्नीट्यूड बदले। अब इसको ऐसे ही तो लिखना, सारी चीजें इसी के अंदर लिख ले, मैग्नीट्यूड बदले। तो जो वेग की डायरेक्शन बदलता है उस त्वरण को तू क्या कहता है? उस त्वरण को तू कहता है, वेग की डायरेक्शन बदलने वाले को AR। इस AR के दो नाम है, कौन कौन से हैं? इसको तो रेडियल एक्सेलरेशन भी कह सकता है, रेडियल और सेंट्रीपिटल, रेडियल और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ये लिख ले। मतलब त्रिज्यीय, या तो इसको त्रिज्यीय भी कह सकता है या कह सकता है अभिकेंद्रीय त्वरण, दो नाम होते हैं इसके, त्रिज्यीय या अभिकेंद्रीय त्वरण, ये दोनों नाम लिख ले। और ये जो त्वरण है इसको कहा जाता है स्पर्श रेखीय त्वरण। उम्मीद करता हूं अच्छे से पल्ले पड़ रहा होगा। स्पर्श रेखीय त्वरण क्लियरिटी आई ना काफी अब। तो ये स्पर्श रेखीय त्वरण है, ये आपका त्रिज्यीय या अभिकेंद्रीय त्वरण है। इस त्वरण का काम क्या है? वर्ताकार पथ पर गति करते हुए पार्टिकल के वेग की डायरेक्शन को बदलना, और इसका काम है वर्ताकार पथ पर गति करते हुए पार्टिकल के वेग के मैग्नीट्यूड को बदलना। ये परिमाण को बदलता है, वेग के परिमाण को, ये वेग की डायरेक्शन को बदलता है। ये जीरो हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, ये कभी जीरो नहीं होना चाहिए। तो तू ऐसे एरो लगा के लिख ले, ये त्वरण कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, और ऐसा लिख ले, ये त्वरण जीरो हो भी सकता है और नहीं भी। इसी के आधार पे आगे सर्कुलर मोशन को दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे। एक तो होगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, एक होगा नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, एक समान और असमान वर्तीय गति। ये दोनों लाइनें नीचे लिख दे तू एरो लगा के, इन दोनों के अंदर है ना, दोनों कॉपी के अंदर कॉलम बना ले इस टाइप की, और इनके नीचे लिखते जा। तो यहाँ तो तू क्या लिखेगा कि सर्कुलर मोशन के दौरान ये त्वरण कभी भी जीरो नहीं होगा, अगर ये जीरो हुआ तो पार्टिकल सर्कुलर पाथ छोड़ देगा। और यहाँ पर ये त्वरण जीरो हो भी सकता है और नहीं भी। और ये जीरो क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि इसका काम है वर्ताकार पथ पर गति करते हुए पार्टिकल के डायरेक्शन को बदलना। और सर्कल पर गति करना है तो जरूरी है कि हर पॉइंट पर पार्टिकल की रफ्तार, पार्टिकल के वेग की डायरेक्शन को बदलना चाहिए। अगर नहीं बदला तो ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो होते ही वो सर्कल छोड़ देगा। तो सर्कुलर पाथ में पार्टिकल का त्वरण जीरो होता है क्या? होता है। कौन सा होता है? 80 होता है। AR कभी भी जीरो होता नहीं। अब तो ये दो कॉलम बना के रख और इसको साथ के साथ लिखते जा देखे से। तो एक त्वरण तो वो है जो वेग की डायरेक्शन को बदलता है, वेग की डायरेक्शन को बदलता है, ऐसे लिख ले पूरा, वेग की डायरेक्शन को बदलता है। और एक वो है जो वेग के मैग्नीट्यूड को बदलता है। तो ओमेगा भी यहाँ पे काम में ले सकता है, बात एक ही है। अब देख ये उतार ले पूरा, और इसके नीचे तू वैसे लिख। अब इनके फॉर्मूला वगैरह की थोड़ी चर्चा कर लेते हैं, सोच के देख। क्या इसको हमने AR से बताया था? AR से भी बता सकता है, कई बार AC से भी बताया जा सकता है। प्रतीक, इसका प्रतीक AR या AC होता है, इसका प्रतीक होता है 80। फॉर्मूले पे आ जा। तो फॉर्मूला इसका होता है AR बराबर ओमेगा इंटू आर, ओमेगा स्क्वायर आर, ओमेगा स्क्वायर आर। ये AR का फॉर्मूला होता है, ओमेगा स्क्वायर आर। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? 80 बराबर
एल्फा इंटू आर। देखिए यहाँ से एल्फा का फॉर्मूला निकल के आएगा तगड़ा वाला। तो AT बराबर एल्फा इंटू आर, और ये होता है AR बराबर ओमेगा स्क्वायर आर। अब मुझे बता दो V बराबर क्या होता है, ओमेगा इंटू आर। तो ओमेगा बराबर क्या रख सकता है, तो V बटा आर। तो AR का फॉर्मूला V स्क्वायर बटा आर हो जाएगा। तो अगर तो V की जगह उठा के रख दे तो AR के दो फॉर्मूले बने, V स्क्वायर बटा आर और एक बना ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। तो ये दो इसके फॉर्मूले बने, मात्रक वगैरह सेम रहेंगे, मीटर पर सेकंड स्क्वायर दोनों का ही। और नीचे लिख देना AR इज नॉट इक्वल टू 0, कभी नहीं, या ऑलवेज ऐसे लिख दे पास में कि हमेशा ये जीरो के बराबर नहीं होगा, है ना। अपने शब्दों में लिख दे, लाइन लिख दे या ऊपर लिख दिया, काम चल जाएगा, याद रख ले। तो ये 0 हो भी सकता है और नहीं भी, ये 0 हो भी सकता है और नहीं भी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या AR का सूत्र आ गया तेरे पास। AR का तो अगर वेक्टर फॉर्म लिखना चाहे तो वेक्टर फॉर्म ऐसे लिख ले, AR वेक्टर क्या हो जाएगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर आर ER कैप, और इसका वेक्टर फॉर्म AT वेक्टर बराबर ये हो जाएगा एल्फा इंटू आर, और ये हो जाएगा तेरा ET कैप, और ये ER कैप। क्या जो बताया अच्छा समझ आया। ये माइनस डायरेक्शन ये बताती है कि इसकी डायरेक्शन हमेशा किधर होती, हमेशा सर्कुलर पाथ के सेंटर की तरफ। तो इसमें लिख लेना कि त्रिज्यीय त्वरण या अभिकेंद्रीय त्वरण की दिशा हमेशा सर्कुलर पाथ के केंद्र की ओर होती है या सेंटर की ओर होती है, और इसकी डायरेक्शन वेग की दिशा में भी हो सकती है और वेग की विपरीत दिशा में भी। आगे बताऊंगा ये पूरा, बिल्कुल घबरा मत। या तो चाहे तो ऐसे लिख ले, ये वाला यहां तक तो उतार लिया ना फॉर्मूले प्रतीक वगैरह। देख आगे आ जा, ध्यान से समझना। इसके अंदर तो ऐसा लिख ले डायरेक्शन के बारे में कि AR की डायरेक्शन हमेशा किधर होती है, सर्कुलर पाथ के सेंटर की ओर होती है। ये वाली चीज तो लिख लेना। मतलब AR जो है वो हमेशा किधर होता है, जो वर्ताकार पाथ होता है उसके सेंटर की तरफ। मतलब AR हमेशा इधर होगा, हमेशा हर पॉइंट पर AR इधर ही होगा, कहीं भी ले ले तू चाहे, AR हमेशा सेंटर की तरफ होगा। और जो AT है वो किधर होगा, देख सोच के देख। अगर पार्टिकल ऐसे चल रहा है तो इसके अंदर 2-3 चित्र बना ले। पार्टिकल अगर सोच ऐसे चल रहा है, V इधर है और AT भी इधर है, तब तो पार्टिकल की रफ्तार बढ़ेगी। अगर ये सर्कल है, अगर V इधर है, देख V इधर है इस पॉइंट पर, और अगर AT नीचे की तरफ है तो पार्टिकल की रफ्तार घटेगी। और अगर AT का मान 0 है तो पार्टिकल की रफ्तार होगी कांस्टेंट। ये तो तीनों लिख ले, ये इनके डायरेक्शन की चर्चा होगी। तो देख डायरेक्शन आ गई, फॉर्मूले आ गए, मैग्नीट्यूड आ गए, सब आ गए। देख अब थोड़ी और इसके अंदर चर्चा है जो हमें AT के ऊपर करनी है। तो आज के लिए इतना ही बहुत है, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो ये तो सारा कुछ उतार ले कॉपी के अंदर और इसको ढंग से पढ़ना है। अब इसकी कुछ चर्चा हमारी बच गई है, अभी पूरा नहीं हुआ टॉपिक, 5-10 मिनट 15 मिनट का और है जो अगले लेक्चर के अंदर हम इसको कवर करेंगे। तो ये सारा कुछ तो कॉपी के अंदर नोट कर ले, ढंग से पढ़। सर्कुलर मोशन की 100% फील लाऊंगा, जैसा कहा था ना मैंने पहले, 100% फील लाऊंगा, और बहुत ही तगड़ी टॉपिक है मतलब ये। तो आज की क्लास में जो बताया उसको पढ़, एक बार ढंग से रिवीजन कर और ध्यान से वीडियो को पूरे को देखो। जहाँ समझ में नहीं आई वीडियो को रिवर्स करके दोबारा सुन लो। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी की चर्चा कल की क्लास में करेंगे।